अमीबॉइड मूवमेंट्स के बाद में सिलरी मूवमेंट, फिर मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगा? मैक्रोफेजेस के अंदर, ल्यूकोसाइट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। सिलरी मूवमेंट्स, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। फ्लैजलर मूवमेंट, क्या बोला आपने? जो बताया था आपने वही, क्या क्या? हाँ, इसके अलावा स्पॉन्जेस, इसके अलावा यूग्लिना। ठीक है, प्रोटोजोआ नहीं था, स्पर्मेटोजोआ। हाँ, फ्लैजलर मूवमेंट तो यूग्लिना के अंदर भी मिलेगा ना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, 3 जगह मिलेगा। सबसे पहले मैंने कहा स्पर्मेटोजोआ का जो स्विमिंग होता है वो भी फ्लैजला से होता है। स्पॉन्ज के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसमें वाटर लगातार फ्लो करता रहता है, वो भी फ्लैजला की वजह से होता है। और तीसरा जो मैंने बताया आपसे, यूग्लिना का जो मूवमेंट होता है वो भी कैसा होता है? फ्लैजलर होता है। ठीक है, मसल कितने टाइप का होता है? कितने का? 4 टाइप का होता है। चौथा कोई बता दे मुझे। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? स्केलेटल होती है, विस्लर होती है, इसके बाद फिर कार्डियक होती है। ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन किया था किसके बेसिस पर? लोकेशन, अपीयरेंस और कंट्रोल के बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहले जो मसल्स का नाम था स्केलेटल मसल। लोकेशन बताइए। स्केलेटल कंपोनेंट के आसपास। ठीक है, अपीयरेंस, ठीक है, और कंट्रोल वॉलंटरी। बेसरल मसल्स, लोकेशन, ठीक है। इसके अलावा अपीयरेंस स्मूथ है, नॉन स्टेटेड कहते हैं, और कंट्रोल इनवॉलंटरी होता है। और लास्ट में कार्डियक मसल। अपीयरेंस स्टेटेड हो गई, लोकेशन हार्ट के अंदर हो गया, और कंट्रोल कैसा हो गया? इनवॉलंटरी हो गया। ठीक है, चलिए फिर लास्ट में फिर मैंने कुछ और भी पढ़ा, बात की थी। जैसे मैंने कहा था मसल्स की ओरिजिन क्या होती है? मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। मसल्स की ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल होती है। इसके अलावा आपके बॉडी का कितना % पार्ट मसल बनाती है? 40 से 50%। एडल्ट ह्यूमन का जो भी वेट होगा उसका 40 से 50%। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था मसल्स के पास 4 प्रॉपर्टी होती है। मसल में 4 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? पहला, मसल्स एक्साइट होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसके बाद फिर इलास्टिसिटी, और जो आपने कहा, बढ़िया, ये 4 हो गए ना। ये होगी मसल्स की बातें। ठीक है, देखिए हमने कहा मसल आपके पास 3 टाइप की है। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स है, उसके बाद आपके पास विसरल मसल है, फिर कार्डियक मसल। लेकिन जो मसल आपको डिटेल में पढ़नी है उसका नाम क्या है? स्केलेटल मसल्स, जो हमें डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो वो है क्या? स्केलेटल मसल्स, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना क्या इस टॉपिक में? हमें पढ़ना है स्केलेटल मसल का क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप बताइए, स्केलेटल मसल बॉडी में कहाँ होगा? स्केलेटल कंपोनेंट के आसपास में होगा, ये तो है ना। तो पढ़ लेते हैं कहां पर होगा। लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें पता चल जाएगा। प्लस स्केलेटल मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है ये भी हमें पता चल जाएगा। उसका मैकेनिज्म्स क्या है कॉन्ट्रैक्शन का, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तैयार है सब लोग पढ़ने के लिए? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल में बात करते हैं कि स्केलेटल मसल्स जो होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है। मसल्स किससे मिलकर बनी है? कह रहे हैं ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स। अगर हम किसी भी स्केलेटल मसल की बात करते हैं, इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ द मसल बंडल। मसल्स मिलके बना होता किसका? मसल बंडल्स का। ठीक है, इस मसल्स बंडल्स का दूसरा नाम क्या होता है?
फैसिकल्स। क्या कहते हैं इसे हम? फैसिकल्स। कोई भी स्केलेटल आप मसल ले लीजिए, मसल जो होती है स्केलेटल मसल्स, वो बहुत सारे बंडल से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। उसे आप सिंपली कह सकते हो कि वो मसल बंडल है, या थोड़ा और अच्छा बोलेंगे आप तो उसका नाम क्या होता है? फैसिकल्स। क्या होता है? फैसिकल्स। अब देखो, अगर मुझे एक मसल्स बनाना है तो एक मसल्स में मसल्स बंडल्स जो होंगे बहुत सारे होंगे, ठीक है। जब बंडल बहुत सारे होंगे तो आपस में बंडल को जोड़ना भी तो होगा। सारे बंडल जोड़ेंगे तभी तो क्या बनेगा? मसल्स बनेगा ना। तो जोड़ने के लिए उनके बीच में कुछ प्रेजेंट होता है। आगे लिखा है हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो बंडल्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और उस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या होता है? फैसिया। क्या नाम होता है? फैसिया। अब बात समझो, जैसे मैं ये पेन दे दो, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरी पेन 4 मिलाकर एक बंडल बनी, यहां पर नहीं, बंडल नहीं है, ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा क्या है? ये मसल्स है। क्या है ये? मसल्स है। तो पूरा ये क्या हो गया? मसल्स। अब इसे पूरा बनाने के लिए मेरे पास क्या है? कितनी पेन है? 4 पेन। तो चारों पेन को आप एक पेन को क्या मान सकते हैं? मसल बंडल, ठीक है। ये बंडल हो गया, ये बंडल हो गया, ये बंडल हो गया, ये बंडल हो गया, ये 4 बंडल मिलकर क्या बन जा रहा? पूरा का पूरा मसल बन जा रहा, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो ये बिखर भी सकते हैं क्योंकि कोई अटैचमेंट है नहीं। तो हम मैं क्या करूंगा? हर बंडल को आपस में मैं जोड़ने का काम करूंगा, ठीक है। तो इस बंडल और इस बंडल के बीच में मैं कनेक्टिव टिश्यू को रखूंगा। इस दो बंडल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? फैसिया। बात समझ में आ गई? तो जो मसल्स होते हैं वो बहुत सारे बंडल से मिलकर के बने हुए होते हैं। मसल के जो बंडल होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं क्या है? फैसिकल्स। क्या नाम देते हैं? फैसिकल्स। और फैसिकल्स को आपस में जोड़े रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, और उस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या होता है? फैसिया नाम होता है। तो मैं क्या ऐसे लिख दूं कि सबसे बड़ा यहां पर मेरे पास जो है वो क्या है? मसल्स है। मसल को जोड़कर बनाने के लिए मेरे पास क्या होगा? मसल बंडल होगा। क्या होगा? मसल बंडल। मसल बंडल का दूसरा नाम बोलो? फैसिकल्स, ठीक है। और फैसिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए मेरे पास क्या है? यहां पर होगा फैसिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसके अंदर और क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं। ईच मसल बंडल। अब आपने एक मसल बंडल को निकाल लेना है ना, एक मसल बंडल को निकाल लेना है। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ द मसल फाइबर। मसल बंडल के अंदर क्या होगा? मसल फाइबर होगा, या इसी मसल फाइबर को आगे आके चल के आप नाम दोगे क्या? यही क्या होता है? मसल सेल होती है। क्या होती है? मसल सेल। सबसे बड़ा बोलो क्या है? मसल्स। मसल्स को बनाने के लिए आपको बंडल्स चाहिए, उस बंडल का नाम बोलो मसल बंडल या फैसिकल्स, ठीक है। और फैसिकल्स को आपस में जोड़े रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज का नाम क्या है? फैसिया। मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? मसल फाइबर होंगे, या इस मसल फाइबर का नाम क्या हो जाएगा? मसल सेल नाम हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? जैसे मैंने कहा भाई दो, ये पूरी पेन एक मसल्स बन गया। क्या है ये? एक मसल्स। इस एक मसल को बनाने के लिए मैंने यहां पे कितनी पेन ली है? 4। तो हर एक पेन क्या कहलाएगी? मसल बंडल। क्लियर हो गया इतनी बातें? अब आगे आते हैं। इस हर एक पेन के अंदर एक रिफिल तो होगी ना, है या नहीं? है ना। इस रिफिल को आप क्या मान सकते हो? इस रिफिल को आप मान सकते हो ये क्या है? मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है। अब बताइए, एक मसल के अंदर कितने मसल फाइबर होंगे? सॉरी, एक मसल के अंदर कितना मसल बंडल होगा? कोई नंबर फिक्स नहीं है, ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। और एक मसल फाइबर के एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? मसल फाइबर होंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैंने कहा मसल फाइबर या मसल सेल है तो बताओ, अगर कोई भी सेल होगी तो सेल के पास तो क्या होता है? सेल के पास दो चीज तो फिक्स होता है ना। अगर कोई भी सेल है तो उसके पास क्या होगा? उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो वेल डेवलप क्या होगा? उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इतनी बातें। तो अगर मैंने कहा मसल फाइबर या मसल सेल, तो बताओ सेल है तो क्या उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी?
हाँ, अगर मसल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या नाम देते हैं हम? सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सार्कोलेमा कहते हैं। मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। बात है क्लियर? अगर सेल है तो क्या साइटोप्लाज्म भी होगा? बिल्कुल होगा। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, सार्कोलेमा इनक्लोजिंग द सार्को, मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नाम बोलो सार्कोलेमा। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड का नाम बोलो, इसका नाम क्या है? सार्कोप्लाज्म। क्या नाम है? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी यहीं पर रुकिए। ये आपके एनसीईआरटी का फिगर पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ अ मसल्स। यहां पर आपको एक मसल्स का क्रॉस सेक्शन दिया गया है। क्रॉस सेक्शंस मतलब आपको काट कर दिखाया गया मसल्स को, मसल बंडल्स एंड द मसल फाइबर। तो पहले देखते हैं मसल कहां पर है। ये देखो पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो आपको पूरा दिख रहा है, ये क्या है? मसल्स। अब मसल्स को बनाने के लिए मैंने कहा था बहुत सारे बंडल्स आते हैं ना, तो यहां पर गिनो कितने बंडल्स हैं। बंडल कहां पर है पहले ये बताओ, बंडल कहां पर है ये पहले बता दो। मैंने कहा यहां पे देखो, ये आपको दिख रहा है, एक हो गया, ये होगा कितना? दूसरा हो गया, ये है आपके पास तीसरा, ये हो गया आपके पास 4 नंबर, मान लेते हैं पूरा का पूरा यहीं पर है। ये क्या है? ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या था? मसल्स। और इस मसल्स को बनाने के लिए बहुत सारे क्या मौजूद हैं? बंडल्स। इसे कहते हैं क्या है? मसल बंडल्स, या इसी का नाम क्या होता है? फैसिकल्स। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब इस बंडल के अंदर देखोगे तो इस बंडल के अंदर भी तो आपको कुछ दिख रहा है। देखो यहां पर ये बंडल के अंदर कुछ दिख रहा है। बंडल के अंदर जो दिख रहा है इसका नाम बोलो, इसे कहते हैं क्या है? हम मसल फाइबर। क्या कहते हैं? मसल फाइबर। यहां पे देख लो ये लिखा हुआ, ये क्या है? मसल फाइबर है। मसल फाइबर है, या इसे क्या कह रहे हैं हम? मसल सेल कह रहे हैं। बात है क्लियर? और अगर ये मसल सेल होगी तो इसके पास क्या होगा? चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम बोलो सार्कोलेमा होगा। अरे बोलेंगे आप? इसके अंदर फ्लूइड भी भरा होगा, नाम क्या हो जाएगा? सार्कोप्लाज्म। क्या फिगर क्लियर हो गया? ठीक है। और ब्लड कैपिलरी तो दिखाई जाएगी, क्योंकि मसल्स है तो ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तो ब्लड कैपिलरी तो आपके पास यहां पर होगी ही होगी। ठीक है। अब देखो जो ब्लड कैपिलरी है वो किसके पास है? मसल फाइबर के ही आसपास तो है। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया फिगर? चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देखें, किसका फिगर है ये भी स्केलेटल मसल्स का ही फिगर है। और क्लियर करिए आप, मान लेते हैं कोई बोन है, क्योंकि आपको पता है स्केलेटल मसल होगी तो वो स्केलेटल कंपोनेंट यानी कि बोन के आसपास ही तो होगी ना। अब देखो ये बोन है, ये क्या है? मसल्स है। मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए आपको पता है क्या होता है? क्या होता है बोलो? टंडन नहीं, बल्कि क्या है ये? टेंडन। ठीक है। तो मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए क्या होता है? टेंडन। क्लियर है? यहां पर ध्यान न दीजिए, यहां पर आते हैं। ये पूरा स्केलेटल मसल, ये पूरी मसल यहां पर देखो, ये पूरी मसल दिख रही है आपको। इस मसल्स को बनाने के लिए बहुत सारे बंडल दिख रहे हैं आपको। अरे दिख रहे हैं ना? नाम बोले इसका? मसल बंडल या फैसिकल्स। अब देखो एक फैसिकल को दूसरे फैसिकल से जोड़ने के लिए यहाँ पर फ्लूइड भी होगा। अरे बोलो, कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, नाम बोलो उसका? फैसिया। क्लियर है? अब इसी मसल में से मैं एक मसल बंडल को निकाल ले रहा हूं। देखो यहां पर जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है? एक मसल बंडल। दिखा आपको? और एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? मसल फाइबर या मसल सेल होंगे। ये आपको जो दिख रहा है गोला, क्या है? मसल फाइबर या मसल सेल है। इनमें से मैं एक को निकाल ले रहा हूं बाहर, ये आपको दिख रहा है क्या? मसल फाइबर या मसल सेल। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब एनसीईआरटी में जो नहीं लिखा है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मसल बंडल के ऊपर, मसल बंडल्स के ऊपर लिखा रैप बाय द मसल बंडल इज रैप बाय द एपिमाइसियम।
सॉरी, ये यहाँ पर मसल बंडल नहीं होना चाहिए, ये मसल होना चाहिए। रैप बाय द एपिमाइसियम। फिर यहाँ पे देखें आप, मसल फैसिकल्स क्या होता है, मसल बंडल ही तो होता है। ये रैप होता है, इसके ऊपर कवरिंग, इसका नाम क्या होता है, पेरीमाइसियम। फिर मसल फाइबर या मसल सेल के ऊपर जो रैपिंग होती है उसका नाम होता है एंडोमाइसियम। रैपिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर, देखा है ना आपने, तो वायर के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, ऐसे ही मसल्स के ऊपर जो कवरिंग, इसका नाम होता है एपिमाइसियम। फिर मसल बंडल के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसका नाम होता है क्या, पेरीमाइसियम। फिर बात आती है मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग होती है उसका नाम होता है क्या, एंडोमाइसियम। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर मसल फाइबर की, मैंने मसल सेल की अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, सार्कोलेमा। क्लियर है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा तो उसका नाम होता है सार्कोप्लाज्म। तो आप यहां पर लिखें मसल्स रैप्ड बाय द एपिमाइसियम, fascicles wrapped by the perimysiums and the muscle fiber is the endomysium. लिख लिया आपने, सारे लोग लिख लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा मसल फाइबर। मसल फाइबर इज सिंसाइट्रियम। सिंसाइट्रियम मतलब क्या होता है, एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन द मैनी न्यूक्लियाई। अगर सार्कोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है, यानी मैनी न्यूक्लियस है, उस कंडीशन का नाम क्या होता है, सिंसाइट्रियम नाम होता है। कुछ ऐसे आपने पढ़ा था कभी, हाँ, कोकोनट पढ़ा था आपने, कोकोनट का क्या, लिक्विड पार्ट, कहां पढ़ा था आपने, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जब आप साइटोकाइनेसिस पढ़ रहे थे तब। कुछ याद आ गया ना, बताइए। मसल फाइबर या मसल सेल जो होती है उसके सार्कोप्लाज्म के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, और अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस कंडीशन का नाम क्या होता है, सिंसाइट्रियम। क्लियर, नेक्स्ट आगे। मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे कहते हैं क्या है, हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। कौन सा आयन भरा होता है भाई, कोई भी सेल होगी, अगर कोई भी सेल है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, उसके पास क्या होगा, उसका खुद का साइटोप्लाज्म होगा, उसके पास अपना खुद का क्या होगा, सारे के सारे सेल ऑर्गेनीज होंगे। बस यहां पे थोड़ा सा नाम क्या हो रहा है, चेंज। अगर मैंने कहा मसल सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या हो जाएगा, सार्कोलेमा। क्लियर है, उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ उसका नाम सार्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसका नाम होगा, क्या चेंज होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या है यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो कैल्शियम आयन को स्टोर करके रख रहा है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त। ठीक है, इसलिए कैल्शियम आयन कहां भरे हुए हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए इतना अंडरलाइन करें आप ये वाली बात। अब और थोड़ा सा अंदर चलते हैं, कहां पर, मसल सेल के अंदर। मसल सेल के अंदर बहुत सारे पतले पतले क्या होते हैं, फाइबर, फिलामेंट्स पड़े होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द मायोफिलामेंट और द मायोफाइब्रिल। फिर से आप पूरा सुन लीजिए, मैंने कहा सबसे बड़ा चीज है उसका नाम है मसल्स। मसल्स जो होता है बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया, मसल बंडल जो होता है बहुत सारे मसल फाइबर या मसल सेल से मिलकर बनता है। इतना क्लियर। अब मैंने कहा एक मसल सेल को आप निकालेंगे तो एक मसल सेल का जो सार्कोप्लाज्म होगा उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले क्या पड़े होते हैं, फिलामेंट। उन फिलामेंट को हम क्या नाम देते हैं, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल नाम देते हैं। क्लियर, अरे बोलिए, चलो बताओ फिर से। सबसे बड़ी चीज क्या है यहां पर, मसल है। मसल बन रहा किससे, मसल बंडल से मिलकर के बन रहा है, और मसल बंडल का दूसरा नाम बोलो, फैसिकल्स। इतना क्लियर।
अगर मैं एक मसल बंडल की बात करता हूं तो एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे, या इसी का नाम क्या हो जाएगा, मसल सेल। अरे बोलिए। और एक मसल सेल के अंदर, हाँ, एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। उस फिलामेंट का नाम क्या होता है, मायोफिलामेंट। क्या नाम होता है, मायोफिलामेंट नाम होता है, या मायोफाइब्रिल नाम होता है। अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल। कैसे होते हैं ये, पैरेलली अरेंज होते हैं। ये आपको दिख गया, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। या आप ऐसे कर सकते हैं, आप ये सबसे आउटर है, ये सबसे इनर है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा केवल एक मायोफाइब्रिल की। किसकी बात करूंगा मैं, एक मायोफाइब्रिल की मैं बात करने जा रहा हूं। ईच मायोफाइब्रिल हैज द अल्टरनेट डार्क एंड द लाइट बैंड। मायोफाइब्रिल के ऊपर क्या होते हैं, कुछ बैंड होते हैं। कहीं पर डार्कनेस आती है तो कहीं पर क्या होते हैं, लाइट बैंड दिखते हैं। तो यहां पर डार्क एंड लाइट बैंड दिखाई देते हैं किसके ऊपर, मायोफाइब्रिल के ऊपर। मायोफाइब्रिल कहां पर है, सार्कोप्लाज्म में। कैसे अरेंज है ये, पैरेलली अरेंज है। क्लियर हो गया। चलो फिर धीरे से आगे बढ़ लेते हैं। फिर यहां पे देखें, यहां पे देखो सब लोग, फिगर देखो, बहुत गौर से देखो। यहां पर जो मैंने फिगर बनाया है वो फिगर किसका है, मसल फाइबर का। किसका है ये, अब बताइए। मसल फाइबर है तो मसल सेल भी कह सकते हैं उसे, बोल सकते हैं। अरे बोलिए आप, हाँ, बस ऐसे ही आप तैयार रहिए। मसल सेल, अगर सेल होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अरे होगी या नहीं होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम बोलो उसका। क्लियर हो गया। इसके अंदर फ्लूइड भी भरा होगा, क्या नाम होगा, सार्कोप्लाज्म। क्लियर। इसके अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज क्या भरे होंगे, फिलामेंट। नाम बोलो इसका, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। दिख रहा है आपको, बताओ गिन सकते हैं इसमें कितने हैं, बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको ना। यहां मैंने एक को निकाला, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। क्लियर हो गया इतनी बातें। अरे बोलिए। अब इस मायोफाइब्रिल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर अगर आप मायोफाइब्रिल को देखोगे तो मायोफाइब्रिल कहीं पर आपको डार्क दिखेगा तो कहीं आपको लाइट दिखेगा। यानी कि मायोफाइब्रिल के ऊपर क्या दिखता है, बैंड दिखता है। कहीं पर आपको लाइट बैंड दिखेगा तो कहीं आपको क्या दिखेगा, डार्क बैंड दिखेगा। ये लाइट और डार्क बैंड क्यों आता है, वो आगे की बात आती है। प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, प्रोटीन का अरेंजमेंट। दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक का नाम होता है एक्टिन प्रोटीन और एक का नाम क्या होता है, मायोसिन प्रोटीन। इन्हीं दो प्रोटीन के अरेंजमेंट की वजह से मायोफाइब्रिल के ऊपर क्या होता है, कहीं पर आपको डार्क बैंड दिखता है तो कहीं पर आपको लाइट बैंड दिखता है। क्लियर हो गई इतनी बातें। और जब मैंने आपसे कहा था कि स्केलेटल मसल का अपीयरेंस कैसा होता है, स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड मैंने आपसे कहा था ना, बैंड दिखेगा। वो बैंड किसका होता है, वही प्रोटीन बैंड होगा। यहां पर क्या होगा आपके पास, कहीं पर आपको दिखेगा कैसा बैंड, लाइट बैंड, तो कहीं पर क्या दिखेगा आपको, डार्क बैंड दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा है जेड लाइन लिखा है, एच जोन दिखा है। ये सारी बातें हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको मैंने इतना समझाना था कि अगर एक मसल फाइबर है तो इसके अंदर बहुत सारे क्या भरे होंगे, मायोफाइब्रिल भरे होंगे। और इस मायोफाइब्रिल के ऊपर आपको क्या दिखेगा, बैंड दिखेगा। तो कहीं पर आपको डार्क बैंड होगा तो कहीं पर क्या दिखेगा आपको, लाइट बैंड। ये डार्क और लाइट बैंड क्यों बनते हैं वो आगे की बात है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अ डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल, अगर हम एक डिटेल स्टडी करें मायोफाइब्रिल का, हैज स्टेबलाइज्ड दैट द स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, कौन सा अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस is due to the distribution pattern of the two important protein, कौन सी, एक्टिन एंड द मायोसिन प्रोटीन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहां से पूछूं, बताइए स्केलेटल मसल का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, स्ट्रिएटेड होता है। कैसा होता है, स्ट्रिएटेड होता है। बताइए स्ट्रिएटेड अपीयरेंस क्यों दिखाई देता है, रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन है उसके ऊपर, क्या रीजन है, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। कौन सी प्रोटीन, आप बताएंगे, एक्टिन एंड द मायोसिन प्रोटीन। अब बहुत अंदर आप आ चुके हो। मैंने कहा बहुत अंदर मतलब क्या है, आप इनर बात कर रहे हो। पहले मैंने कहा मसल्स को बनाने के लिए मसल बंडल,
मसल बंडल बने होते हैं मसल फाइबर से, मसल फाइबर बना होता है मायोफाइब्रिल से, मायोफाइब्रिल के ऊपर आपको लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं। ये जो बैंड दिखता है इसी वजह से आपने स्केलेटल मसल का नाम दिया था स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। और ये जो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस सारा कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। जैसे प्रोटीन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, उसी सीक्वेंस में आपको लाइट और डार्क बैंड दिखने वाले हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बातें। यहां से क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं और आगे भी बात करते हैं। चलिए बात करते हैं किसकी, यहां पहले लाइट बैंड, कि लाइट बैंड के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, उसका नेचर कैसा होता है। द लाइट बैंड कंटेन्स द एक्टिन, कौन सी प्रोटीन, एक्टिन, एंड इज कॉल्ड द आई बैंड। लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या होता है, आई बैंड। कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है। आइए, आई कहां से आया, आई का मतलब होता क्या है, आइसोट्रॉपिक बैंड। तो चाहे आप इसे लाइट बैंड कहिए, आई बैंड कहिए, आइसोट्रॉपिक बैंड कहिए, ये तो बैंड का नाम हो गया। कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अभी मैं इसी लाइट बैंड आई बैंड को मैं कहूंगा कि ये क्या होता है, थिन फिलामेंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये थिन फिलामेंट कहलाता है। तो लाइट बैंड का नाम क्या होता है, आई बैंड। आई कहां से आया, आइसोट्रॉपिक से आया। कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है। किसी कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। अगला, व्हेयर एज द डार्क बैंड, अगर मैं डार्क बैंड की बात करता हूं तो डार्क बैंड का नाम क्या होता है, ए बैंड। क्या नाम होता है, ए बैंड, या इसी कहते क्या है हम, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। और कौन सी प्रोटीन होती है, मेनली यहां पर क्या होती है, मायोसिन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है यहां पर, मायोसिन प्रोटीन होती है। बताइए, मायोफाइब्रिल के ऊपर आपको डार्क बैंड दिख रहा है, आपको लाइट बैंड दिख रहा है। मैंने कहा लाइट बैंड का दूसरा नाम बताइए, आई बैंड। ये आई कहां से आया, आइसोट्रॉपिक बैंड। कौन सी प्रोटीन होगी, एक्टिन प्रोटीन होगी। कैसा अरेंजमेंट होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन प्रोटीन कौन सी होगी, एक्टिन प्रोटीन होगी। अगला, नेक्स्ट, डार्क बैंड का दूसरा नाम बोलो, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। और यहीं से क्या निकल के आया, ए बैंड। ए बैंड के ऊपर कौन सी प्रोटीन है, मायोसिन। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है आपको, मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है ना। आगे, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज एज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दोनों जो प्रोटीन होती हैं वो जैसे रॉड होता है वैसे प्रेजेंट होता है। एक दूसरे कैसे होते हैं, ये पैरेलल रॉड लाइक पैटर्न होता है, पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल। ठीक है, जो दोनों प्रोटीन्स होती हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है जिसके, मायोफाइब्रिल के। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिन फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्टिन फिलामेंट। ये क्या आ गया नया नाम, एक्टिन फिलामेंट क्या है। अभी जस्ट मैंने कहा था आपसे कि जो लाइट बैंड होगा उसी में जो प्रोटीन होगी उसके नाम क्या हो जाएगा, प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन। बात क्लियर है। मैंने कहा लाइट बैंड में कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है। अब उसी हिसाब से नाम क्या दे दिया इन्होंने, एक्टिन फिलामेंट। क्या नाम दिया, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट आर द थिनर। अगर आप कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा ना कौन थिन है कौन थिक है। तो लिखा है एक्टिन फिलामेंट आर द थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। अगर हम एक्टिन से बने हुए जो प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन है, इससे बने हुए जो फिलामेंट होते हैं, अगर उसका कंपेयर किससे करते हैं हम, मायोसिन से बने हुए फिलामेंट से कंपेयर करते हैं, तो जो एक्टिन जब फिलामेंट होता है कैसा होता है, वो थिनर होता है। इसीलिए अगर इसे नाम क्या देंगे हम, थिन फिलामेंट कहेंगे, और इसे क्या नाम देंगे हम, थिक फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड एज द थिन एंड द थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। देखो यहां पर एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ जो फिलामेंट होगा उसका नाम क्या होता है, थिन फिलामेंट। क्लियर। और मायोसिन फिलामेंट से जो बना हुआ होगा, मायोसिन प्रोटीन से जो बना हुआ फिलामेंट होगा उसका नाम क्या होता है, थिक फिलामेंट नाम होता है। अब यहां पर एक बात रुकिए और मुझे फिर से बताइए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक बैंड दिख रहा है जो लाइट कलर का है, किस कलर का है, लाइट कलर का है। लाइट बैंड, जो लाइट बैंड आपको दिख रहा है, इस लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या होता है, आई बैंड। बात क्लियर। अरे बोले बताइए, इसमें कौन सी प्रोटीन दिखेगी आपको, एक्टिन प्रोटीन। और एक्टिन प्रोटीन जो होती है पूरा फिलामेंट के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, फिलामेंट के फॉर्म में होगी। और इसका जब मैं कंपेयर करूंगा मायोसिन फिलामेंट के साथ में, कैसा दिखेगा ये आपको, थिन दिखने वाला है।
इसे मैं क्या नाम दे सकता हूं? थिन फिलामेंट भी नाम दे सकता हूं। क्लियर इतनी बातें? चलिए बताइए अगला। मैंने कहा आपके पास डार्क बैंड है। क्या आपके पास डार्क बैंड है? डार्क बैंड का दूसरा नाम बोलो ए बैंड, या इसी का नाम एनआइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, कौन सी प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। और मायोसिन जो फिलामेंट होता है वो एक्टिन से क्या होता है? थिक होता है। इसलिए से कहते हैं क्या है हम? इसे हम थिक फिलामेंट के भी नाम से जानते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम बढ़िया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब किसी एक की बात करते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, हर आई बैंड के सेंटर में आपको क्या दिखेगा? इज एन इलास्टिक फाइबर, एक इलास्टिक फाइबर दिखेगा जिसका नाम क्या होता है? जेड लाइन, व्हिच बाइसेक्ट इट, जो क्या करती है? जेड लाइन आई बैंड को दो भाग में डिवाइड कर देती है। यहां पे सुनो, मैंने कहा आई बैंड आपके पास है। आई बैंड में कौन सी प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन है। मैंने कहा आई बैंड जो होता है उसके बीचों बीच में आपको एक इलास्टिक फाइबर दिखेगा। वो जो इलास्टिक फाइबर होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? जेड लाइन देते हैं। क्या नाम देते हैं? जेड लाइन। क्लियर हो गया? अब बताओ, अगर मैंने कहा मान लेते हैं कि ये मेरे पास आई बैंड है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा क्या है? ये आई बैंड है। और आई बैंड के बीचों बीच में अगर जेड लाइन है, कौन सी लाइन है? जेड लाइन है। मतलब जेड लाइन कर क्या रही है? आई बैंड को दो बराबर भाग में क्या हो रही है? बांट ही तो रही है। इसे कहते हैं क्या है हम? बाइसेक्ट करना, यानी बराबर से उसे बांट देना। क्लियर है? अभी जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारा का सारा कहां आ रहा है? फिगर के अंदर आएगा। ये फिगर मैं नहीं दिखा रहा हूं ताकि आपको आगे मैं एनसीईआरटी वाला फिगर दिखा सकूं। द थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन। कहने जो जेड लाइंस होता है इसे क्या अटैच होता है? थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट कौन सा है? आई बैंड, एक्टिन वाला ही तो है। अब देखो यार, यहां मैंने कहा ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक क्या है? आई बैंड है। कौन सा बैंड है? आई बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन है? एक्टिन है। तो एक्टिन से बना हुआ फिलामेंट क्या कहलाएगा? एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट? अरे बोलो। अगर मैं कह रहा हूं थिन फिलामेंट के बीच बीच में क्या है? जेड लाइन है। बताओ, इसी जेड लाइन से तो ये आधा जुड़ा होगा इधर से भी और आधा इधर से भी जुड़ा होगा। क्लियर है? तो यहां पे बात की गई है थिन फिलामेंट जो होता है वो फॉर्मली मतलब होता है मजबूती के साथ में क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। किससे? जेड लाइन से जुड़ा हुआ होता है। क्यों जुड़ा हुआ होता है? इसका रीजन है, आगे पढ़ेंगे। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड, ए बैंड के अंदर जो थिक फिलामेंट होता है आर आल्सो हेल्प टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाई अ थिन फाइबरस मेम्ब्रेन कॉल्ड द एम लाइन। यहां पे देखो, मैंने कहा कौन सा बैंड है? ए बैंड। ए बैंड के अंदर जो फिलामेंट होगा उसका नाम बोलो थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट किस प्रोटीन का बना होगा? अरे क्लियर हो रहा है इतना? बोलिए। मैंने कहा जो ए बैंड है, ए बैंड के अंदर जो थिक फिलामेंट होता है इसके अंदर भी एक क्या होती है? थिन पतली सी फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या होता है? एम लाइन। क्या होता है? एम लाइन होता है। ए बैंड में जो थिक फिलामेंट होगा उसके बीच में भी क्या होगी? एक लाइन होगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? एम लाइन होगा। तो बताइए, आई बैंड के अंदर जो लाइन उसका नाम बोलो? जेड लाइन। क्लियर? ए बैंड के अंदर जो लाइन उसका नाम बोलो? एम लाइन। क्लियर है? चलो इतना पढ़ा है, इतना आगे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द ए एंड द आई बैंड्स आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। पूरे मायोफाइब्रिल की लेंथ में क्या प्रेजेंट होगा? ए बैंड एंड द आई बैंड। कैसे? अल्टरनेट, पहले ए बैंड फिर आई बैंड, फिर ए बैंड फिर आई बैंड होगा। अल्टरनेटिवली क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जो भी कुछ पढ़ा हुआ है वो सब आपके सामने फिगर में। अब यहां पे देखें, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर पूरा का पूरा आपको देखना है। मैंने कहा आपके पास दो क्या होंगे? बैंड होंगे। यहां पे देखो, मैंने कहा यहां पर आपको जो बैंड दिख रहा है एक का नाम क्या है? आई बैंड। दिखा आपको? ये दूसरा यहां पर देखो, पहले ये आई बैंड इधर हो गया और चलो यहां पे देखते हैं। आई बैंड ये हो गया इधर, यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया आई बैंड। अरे बोलो। यहां से जहां मैंने पेन किया यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गया आपके पास? आई बैंड। ठीक है, चलो यहां पे देख लेते हैं। यहां पे देखो,
यहां से लेकर के यहां तक, ये कौन सा बैंड है? अरे बोलो, आई बैंड है? बताओ आई बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन आपको दिख रही है? यहां पर ये जो प्रोटीन है ये वाली, इस प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? यहां पर आपको जो ये प्रोटीन दिख रही होगी, ये वाली प्रोटीन, इसका नाम कौन सी है? ये है मायोसिन प्रोटीन। कौन सी है? मायोसिन प्रोटीन। क्लियर हो गया? अरे बोलिए। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो गौर से देखने के बाद क्या पता चल रहा है आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा सा लाइट कलर दिख रहा होगा। दिख रहा है? सबको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? जिसकी आंखें बंद होगी उसको कहाँ दिखेगा? यहाँ बताओ, डार्क बैंड। अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मैं कह सकता हूँ ये लाइट बैंड है। ये कौन सा बैंड है? मैं लाइट बैंड, क्या आई बैंड लिख सकता हूँ? सही है। ये डार्क बैंड है, मैं इसे ए बैंड लिख सकता हूं। अरे है नहीं? बिल्कुल है। इसमें बताओ आई बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन दिख रही है आपको? एक्टिन प्रोटीन दिख रही है। बताओ ए बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन दिख रही है? अरे मेनली कौन सी है? मायोसिन है। लेकिन अभी हम बताएंगे इसके अंदर मायोसिन साथ में एक्टिन भी तो दिख रही है। अरे ये ए बैंड देखो, यहाँ पर देखो, ये एक्टिन भी है। ये कौन सी है? मायोसिन है या नहीं है? ओवरलैपिंग आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट बताओ आप, यहाँ पर ये जो एक्टिन है, ये सारे कैसे फिलामेंट होते हैं? थिन फिलामेंट होते हैं। कैसे होते हैं? थिन फिलामेंट होते हैं। यहाँ पर जो ए बैंड है इसमें कौन सा फिलामेंट होगा? थिक फिलामेंट होगा। कौन सा होगा? थिक फिलामेंट। अब बताओ क्या दोनों का अरेंजमेंट पैरेलल है? अरे दोनों का अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल है या नहीं है? इतना क्लियर हो गया? अब बताइए, मैंने कहा था जो आई बैंड होता है, इस आई बैंड के अंदर एक लाइन होती है, इसका नाम क्या होता है? जेड लाइन। होती है नहीं होती है? मैंने कहा यहां से लेकर के यहां तक आई बैंड है, तो देखो इसके बीचों बीच में क्या मौजूद है? अरे दिख रहा है आपको? यहां पे देखो, ये पूरा आई बैंड हो गया। इस आई बैंड के बीचों बीच में कौन सी लाइन है? यही तो जेड लाइन है। अरे क्लियर? यहां पे देखिए आप, यहां से लेकर के जहां पर ये आई बैंड खत्म हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक कौन सी बैंड? कौन सा बैंड? ए बैंड। कौन सा बैंड? ए बैंड। और ए बैंड के बीचों बीच में एक लाइन है, यहां पर आपको दिख नहीं रही होगी, यहां पर भी एक लाइन होती है, और इस लाइन को कहते क्या है हम? कौन सी लाइन कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। यहां पे देखो, ये ए बैंड है, इस ए बैंड के बीचों बीच में एक लाइन आएगी, इस लाइन का नाम बोलो एम लाइन। किसी कोई तकलीफ? बोलिए। अब यहां पे देखो वर्ड देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? मायोफाइब्रिल। क्या है ये? मायोफाइब्रिल। और इस मायोफाइब्रिल में देखो आप, ए बैंड और आई बैंड कैसे प्रेजेंट है? अल्टरनेट। ये कौन सा बैंड हो गया? अरे बोलो, आई बैंड। ये कौन सा बैंड है? ए बैंड। ये कौन सा बैंड है? आई बैंड। देखो पहले आई, फिर ए, फिर आई, फिर क्या होगा? ए होगा, फिर कौन होगा? आई होगा। यानी कैसे अरेंजमेंट है ये? अल्टरनेटिवली, यानी एक के बाद एक आ रहे हैं। अल्टरनेट क्या है इसके पास? अरेंजमेंट है। किसी कोई तकलीफ यहां तक? क्लियर हो गया इतनी बातें? चलो फिर से बात करते हैं, आगे आते हैं। देखो भाई, चलो हम क्या पढ़ रहे थे हम मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल पे कौन कौन सी प्रोटीन है? दो प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। इसका अरेंजमेंट हमें पढ़ना था ना। मैंने कहा यहाँ पर आप अगर आप मायोफाइब्रिल को अगर आप देखते हो तो आपको कौन सा बैंड दिखेगा? लाइट बैंड दिखेगा। और कौन सा बैंड दिखेगा आपको? डार्क बैंड दिखेगा। दो बैंड दिखेंगे ना, लाइट और डार्क। लाइट को दूसरा नाम कहते हैं आई बैंड कहते हैं। आई कहां से आया? आइसोट्रोपिक से आया। कौन सी प्रोटीन? डार्क बैंड को कहते क्या है हम? ए बैंड कहते हैं। कहां से आया? एन आइसोट्रोपिक। कौन सी प्रोटीन? क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने कहा अगर आपके पास क्या है, जो यहां पे जो प्रोटीन है वो चाहे एक्टिन प्रोटीन हो चाहे क्या हो आपके पास मायोसिन प्रोटीन है, ये कैसा अरेंजमेंट होता है? इनका पैरेलल अरेंजमेंट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। एक्टिन फिलामेंट का अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में? मायोसिन फिलामेंट के साथ में। मतलब एक्टिन से बनी हुई जो प्रोटीन का फिलामेंट है, अगर उसका कंपेयर करते हैं हम मायोसिन प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट के साथ में, तो एक्टिन का जो फिलामेंट होता है कैसा दिखता है आपको? थिनर दिखता है, पतला दिखता है। और मायोसिन कैसा होगा? थिक होगा। क्लियर होगी इतनी बातें? इसीलिए मैंने एक्टिन से बने हुए फिलामेंट को क्या नाम दिया? थिन फिलामेंट नाम दिया। और मायोसिन से बने हुए जो फिलामेंट होते हैं उसे मैंने क्या नाम दिया? थिक फिलामेंट नाम दे दिया। क्लियर है? चलिए आई बात करते हैं यहां पर। नेक्स्ट, आई बैंड। आई बैंड के बीचों बीच में एक लाइन होगी, उसका नाम क्या हो जाएगा?
जेड लाइन। बीचों बीच मतलब क्या होता है? बीचों बीच का मतलब है आधा आधा, आधा आई बैंड इधर हो जाएगा और आधा आई बैंड क्या हो जाएगा? इस साइड आ जाएगा। तभी तो मिलकर यहां से क्या बन जाएंगे? पूरा एक कंप्लीट आई बैंड बनेगा और बीचों बीच में कौन सी लाइन हो जाएगी? जेड लाइन। याद हो जाएगा आपको? बताओ जेड लाइन कहां मिलेगा आपको? आई बैंड के अंदर, बीचों बीच में। ठीक है, जैसे आई बैंड के अंदर या थिन फिलामेंट के अंदर जेड लाइन होती है, वैसे ही थिक फिलामेंट के अंदर ए बैंड के अंदर एक लाइन होती है जिसका नाम क्या होता है? एम लाइन। क्या नाम होता है? एम लाइन नाम होता है। क्लियर है? अब अपनी एनसीईआरटी में क्या करना है? तुम्हें एम लाइन को बना लेना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ था, आप बनाइए। यहां पर देखेंगे, अगर आप देखोगे यहां पर देखो, यहां पर जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आपको ना, दिख रहा है भाई? जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसी ब्लैक वाले पार्ट में बीचों बीच में आप एक लाइन खींचिए, इसका नाम लिख दीजिए आप एम लाइन। ऐसी पेन से बनाइएगा जो आपको दिखे। दिख रहा है ना? चलिए फिर बात यहां पे आते हैं। एक मायोफाइब्रिल के ऊपर जो आपको बैंड दिख रहा है उसका अरेंजमेंट कैसा है? अल्टरनेट है। यहां पे देखो, कोई भी मायोफाइब्रिल आप उठा लीजिए, ए और आई बैंड का अरेंजमेंट कैसे है? अल्टरनेट है। और कहां तक है? पूरे पूरे लेंथ में है। किसके? मायोफाइब्रिल के। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब आ कहते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखिए, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का वो पोर्शन बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में मायोफाइब्रिल का वो पार्ट कहते क्या? इसे हम लाइन इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉल द सार्कोमियर। तो हम यहां पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं? सार्कोमियर। ये सार्कोमियर क्या होता है? कह रहे हैं दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो भी पोर्शन दिखेगा उसका नाम क्या होता है? सार्कोमियर। क्या नाम होता है? सार्कोमियर। यहां पे गौर से देखोगे आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगा। सार्कोमियर, यहां पे देखो आप, मैंने कहा दो सक्सेसिव जेड लाइन। ये सक्सेसिव क्या होता है? एक के बाद एक। देखो पहले ये पहला जेड लाइन हो गया, अरे पहला जेड लाइन हो गया। बताओ क्या इसके बीच में कहीं और जेड लाइन आएगा? यहां पे कोई और जेड लाइन आया? नहीं आया। कहां आएगा? आई बैंड में आएगा। आया ना? यही भी जेड लाइन है या नहीं है? अब ये दो सक्सेसिव क्या हो गए? जेड लाइन। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं क्या है? हम क्या कहते हैं उसे? हम सार्कोमियर। क्या कहते हैं उसे? हम सार्कोमियर कहते हैं। क्लियर हो गया? और सार्कोमियर को हम मानते क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी यूनिट क्या कहलाती है? सार्कोमियर कहलाती है। सार्कोमियर, अगर मैं आपसे पूछूं एक सार्कोमियर के अंदर कितने आई बैंड कितने ए बैंड, मुझे कोई बताए? एक सार्कोमियर में कितने आई बैंड कितने ए बैंड? आधा आधा आई बैंड। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं? आधा आई बैंड एक होगा। देख लो, मैंने कहा देखो यहां पे गौर से देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? ये पूरा आई बैंड, पूरा एक कंप्लीट आई बैंड ना? अरे ये तो है। और आई बैंड के बीचों बीच में कौन सी लाइन? जेड लाइन। बीचों बीच मतलब आधा आधा सेंटर में। अब बताओ तो ये क्या है? ये आधा आई बैंड है। तो आधा कहां पर होगा? इस साइड होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो यहां पे आते हैं, ये बताओ क्या है? यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? ये है पूरा कंप्लीट आई बैंड, है या नहीं है? तो बताओ ये क्या है फिर? ये हाफ आई बैंड। क्लियर हो गया? अब एक सार्कोमियर बनाओ। अगर आपको एक सार्कोमियर बनाना है तो आधा आई बैंड आपको इधर से लेना पड़ेगा, बीच में क्या होगा? पूरा एक कंप्लीट ए बैंड होगा, प्लस आपको आधा आई बैंड इस साइड से लेना पड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पूरा कंप्लीट एक सार्कोमियर। क्लियर है? अगर देखा जाए तो एक क्या है आपके पास? आई बैंड है और एक क्या है आपके पास? ए बैंड है।
लेकिन पूरा कंप्लीट आई बैंड साथ नहीं होगा, हाफ आई बैंड इधर का होगा और हाफ आई बैंड उधर का होगा। क्लियर हो गया? तो जहां पर एनसीईआरटी में लिखा सार्कोमियर, उसके नीचे आप लिखिए हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, मिला क्या बन जाएगा? सार्कोमियर। और इसे कहते हैं क्या है हम? फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? इसे आप अंडरलाइन करें, क्वेश्चन है आपका। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या ये फिगर क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो रहा है? चलो, किसको क्लियर नहीं हुआ बता सकता है वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं रेस्टिंग स्टेज। क्या कहते हैं हम? रेस्टिंग स्टेज। तो इन आर रेस्टिंग स्टेज, अब बहुत गौर से पढ़ना है, द एज ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्सली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। ये क्या लिख दिया गया है? यहां पर फिगर दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? बताओ, ये कंडीशन जो है रेस्टिंग कंडीशन है, कौन सी है? अब मैं जहां फिंगर रखूंगा या जहां मैं पेन रखूंगा उससे बताना है को कौन सा फिलामेंट है, थिन है या थिक फिलामेंट है। बताइए, यहां से लेकर यहां तक कौन सा फिलामेंट? कौन सा? ये पूरा फिलामेंट थिक फिलामेंट ना। कह रहे हैं जब रेस्टिंग स्टेज कंडीशन होती है तो थिन फिलामेंट का जो एज होता है, एज मतलब किनारा, थिन फिलामेंट का जो एज होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर पार्सली मतलब आधा, ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या करता है? ओवरलैप करता है। दिख रहा है आपको? अरे भाई, ये थिन फिलामेंट है, ये कौन सा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट है। जब रेस्टिंग कंडीशन है तो जो थिन फिलामेंट का एज होता है वो पार्सली क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। किससे? थिक फिलामेंट के साथ में। कर रहा है या नहीं कर रहा है? और देखो, रेस्टिंग कंडीशन है तो थिक फिलामेंट का एक ऐसा पार्ट होता है जो किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर कंडीशन क्या है? इन द रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज जब होती है तो एज ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मतलब दोनों साइड। देखो यहां पे देखेंगे तो ये भी इसका एज जो है पार्सली ओवरलैप कर रहा है, किसके साथ में? थिक फिलामेंट के साथ में। इधर देखोगे यहां पर भी आपका जो थिन फिलामेंट है इसका एज जो हो रहा है वो थिक फिलामेंट के साथ में क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या पूरा पूरा ओवरलैपिंग है या आधा है या पार्शियल है? तो बताओगे पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट का जो फ्री एंड होता है लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। यहां पे देख लो, ये सेंट्रल पार्ट क्या होता है? फ्री होता है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है आपको। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन। देखो यहां पर थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता है, उस जोन को हम क्या नाम देते हैं? समझ में आया? देखो फिर से देख लो यहां पर, मैंने कहा थिक फिलामेंट, बताओ कौन सा थिक फिलामेंट? यही तो है ना, यही तो है, यही तो है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं कर रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं? एच जोन कहते हैं। आप क्वेश्चन बताओ, एच जोन किस बैंड में दिखेगा आपको? कौन सा बैंड? क्लियर हो गया? अरे बोलो। और मैंने कहा था ए बैंड के अंदर आपको एक लाइन दिखती है, उस लाइन का नाम बोलो, एम लाइन। अब यहां पे देखो, अगर मैं आपसे कहूं ए बैंड, तो ए बैंड का कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है, कुछ पार्ट नॉन ओवरलैपिंग है। तो मैं कह सकता हूं इतना पार्ट क्या है इसका? ओवरलैपिंग जोन है या नहीं है? ये भी क्या है इसका? ये ओवरलैपिंग जोन है या नहीं है? है? अरे बोलो भाई, है या नहीं है? बिल्कुल है। ये कैसा पार्ट है? ये नॉन ओवरलैपिंग जोन है। तो थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो नॉन ओवरलैपिंग हो उसका नाम क्या होता है? एच जोन होता है। इतना क्लियर हो गया? तो आप यहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन। अब क्वेश्चन बताइए आप, एच जोन में कौन सी प्रोटीन आपको दिख रही है? एक्टिन या मायोसिन? कौन सी प्रोटीन दिख रही है? अरे क्लियर? यहां पे देखो, जो नॉन ओवरलैपिंग जोन है, जो ओवरलैपिंग जोन है, कौन सी है? ओवरलैपिंग जोन। यहां पे देखो, ओवरलैपिंग जोन में कौन सी प्रोटीन दिख रही है आपको? एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों। अरे कुछ क्लियर हो रहा है?
या कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं ना? फिर से देख लो यहां पर मैंने कहा ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे ना, ओवरलैपिंग कर रहा होगा। कौन कौन सा? थिन फिलामेंट एंड द थिक फिलामेंट। बताओ थिन फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन। थिक फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। इतना क्लियर हो गया? ये कौन सा पार्ट है? नॉन ओवरलैपिंग जोन का पार्ट है। बताओ नॉन ओवरलैपिंग में कौन सी प्रोटीन दिख रही है आपको? कौन सी दिख रही है? मायोसिन दिख रही है। क्लियर हो गया? अरे बोलो यार, एकदम क्लियर। तो फिर से क्या एक बार दोबारा से फिर से एक बार रिवाइज कर लें? रिवाइज कर लेंगे तभी क्या होगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से रिवाइज करने मतलब क्या है मैं बोल रहा हूं, आप बताएंगे। सबसे बड़ा मैंने कहा मसल। मसल को आपको बनाना किसको चीज जोड़ना पड़ेगा? मसल बंडल को जोड़ना पड़ेगा। मसल बंडल का दूसरा नाम, मसल बंडल आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ फैसिया। क्लियर हो गया? मसल बंडल को अगर मुझे बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ जाएगा? मसल फाइबर या मसल सेल। क्लियर हो गया? मसल सेल के अंदर, अंदर मतलब है उसके सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत पतले पतले फिलामेंट भरे होते हैं, उस फिलामेंट का नाम। क्लियर है? मायोफिलामेंट के ऊपर प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। कौन सी प्रोटीन? एक्टिन एंड द मायोसिन प्रोटीन। क्लियर हो गया? अरे बोलिए। चलिए, जब मैं मायोफाइब्रिल को एग्जामिन करता हूं तो पता चलता है कि मायोफाइब्रिल के ऊपर कहीं पर आपको लाइट बैंड दिख रहा है तो कहीं आपको डार्क बैंड दिखता है। लाइट बैंड का दूसरा नाम, अगला नाम क्लियर? कौन सी प्रोटीन? एक्टिव प्रोटीन। दूसरा डार्क बैंड का नाम एनाइसोट्रॉपिक ए बैंड। क्लियर हो गया? कौन सी प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। मैंने कहा एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ फिलामेंट कहलाता है थिन फिलामेंट। मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ जो फिलामेंट उसका नाम होता है थिक फिलामेंट। कैसे? आपने कहा ये थिन है ये थिक है, तो आप कंपेयर कर लीजिए एक्टिन का फिलामेंट मायोसिन के फिलामेंट से। जब आप कंपेयर करोगे पता चलेगा कि जो एक्टिन का बना हुआ फिलामेंट है वो कैसा होता है? थिन होता है। तो क्या नाम दे दिया उसे? थिन फिलामेंट नाम दे दिया। और मायोसिन से बना हुआ जो फिलामेंट उसका नाम हो गया क्या? थिक फिलामेंट होगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना? अब मैंने अगला क्वेश्चन मैंने कहा आई बैंड। आई बैंड जो होता है उसके बीचों बीच में एक लाइन होती है, उसका नाम बोलो। जेड लाइन। बीचों बीच इसका मतलब ये है कि आधा आई जोन, आई बैंड एक साइड डिवाइड हो जाएगा और आधा एक साइड डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें? फिर मैंने आपसे कहा कि ए बैंड, क्या मैंने कहा? ए बैंड। ए बैंड के बीचों बीच में एक लाइन है, उसका नाम बोलो एम लाइन। क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो रेस्टिंग स्टेज में थिन फिलामेंट का जो एज होता है, किनारा जो होता है, वो थिक फिलामेंट से पार्सली ओवरलैप करता है। पूरा पूरा बताना कैसा? पार्सली ओवरलैप करता है। कंप्लीट ओवरलैप तब करेगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब। ठीक है? अभी क्या कर रहा है? ये रेस्टिंग स्टेज है तो कैसे ओवरलैपिंग है? ये पार्सली ओवरलैपिंग होती है। बात है क्लियर? अब देखो अगर ये पार्सली ओवरलैपिंग है तो क्या एक साइड से है? नहीं, दोनों साइड से है। ये जो मेरा फिंगर है ये आप मान लीजिए क्या है? ये थिन फिलामेंट है और ये जो पेन है ये क्या है आपके पास? थिक फिलामेंट। अरे दिख रहा है आपको? बताओ यहां पर जब रेस्टिंग स्टेज थी तो रेस्टिंग स्टेज में थिन फिलामेंट का जो एज होता है वो थिक फिलामेंट के साथ में पार्सली ओवरलैप करता है। तो जहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है उसका नाम हो जाएगा ओवरलैपिंग जोन, और जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा उसका नाम नॉन ओवरलैपिंग जोन। क्लियर हो गया? रेस्टिंग स्टेज में नॉन ओवरलैपिंग जोन जो होता है उसका नाम क्या होता है? एच जोन। अरे क्लियर हो गया? अब बताओ एच जोन के अंदर कौन सा फिलामेंट दिख रहा है आपको? थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन दिख रही है आपको? बताओ जो ओवरलैपिंग जोन है उसमें कौन सी प्रोटीन दिख रही है आपको? एक्टिन और मायोसिन दोनों दिख रही है। क्लियर हो गया? पूरा एकदम क्लियर? ये जब क्लियर होगा तभी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। अब होगा क्या कॉन्ट्रैक्शन के बाद? इतना समझ लो, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दोनों जेड लाइन क्या होते हैं? पास पास आते हैं। दोनों जेड लाइन अब बताओ जब दोनों जेड लाइन पास पास में आएंगे तो ये अंदर तरफ जाएगा ना। जब ये अंदर तरफ जाएगा तो ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा घट जाएगा? भाई अभी तक ये इतना ओवरलैप कर रहा था, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? और ज्यादा ओवरलैप करेगा तो ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? नॉन ओवरलैपिंग जोन पे क्या होगा? कम हो जाएगा। अरे बोलिए। अच्छा बताओ ये आई जोन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आई जोन, भाई आई जोन और अंदर जाएगा ना, जब इधर जाएगा तो आई जोन क्या होगा? कम होगा। क्या ए जोन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा?
नहीं, ए जोन पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये आगे की बात है, फिलहाल इतना समझ ले। क्या इतना समझ में आ गया आपको? बस आप साइड में कुछ लिखिए। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन लिखिए आप साइड में। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। भाई बात है ना करो, मैं लिख रहा हूं जेड लाइन, बताना है आपको जेड लाइन क्या होगा। जेड लाइन, हाँ किसी ने कहा कम्स क्लोजर, दोनों जेड लाइन पास पास आएंगी। अरे हो गया नहीं होगा? ठीक है, अगला पढ़ते हैं। आई बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आई बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? शॉर्ट हो जाएगा। अभी समझाते हैं, लिख लो आप पहले। ठीक है, ए बैंड, हाँ नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ एच जोन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एच जोन, चलो ठीक है, तुम बता रहे हो शॉर्टर, तो समझ लिख देना शॉर्टर हो जाएगा। और भी कुछ है? अच्छा लिखा दें, चलो ठीक है लिखा दो, फिर लिख लो। ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। नॉन ओवरलैपिंग, और इसी का नाम तो क्या था? एच जोन ना। नॉन ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। अब समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। पहले इतना लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर हाल समझा देता हूँ आपको, और क्योंकि मेरे पास फिगर बना हुआ है तो मैं समझा देता हूँ आपको। हो गया है ना? सब लोगों ने लिख लिया? पहले सब लोग दिखाओ कहाँ लिखा है। विश्वास नहीं तुम लोग के ऊपर, आते यहाँ पर हैं। चलिए कोई बात नहीं है विश्वास नहीं है, तुम काम ही ऐसा करते हो तो क्या करें। किसका राज है? देखो जिसका भी राज हो भाई, यहां पर समझो पुष्पा राज हो जाएंगे, हो सकता है। यहां पे देखो आप, मैंने आपसे कहा दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच, ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, कौन सी लाइन है ये? अरे बोलिए, कह रहे हैं ब्लैक लाइन है। अरे ब्लैक लाइन नहीं है, बल्कि कौन सी लाइन है ये? जेड लाइन है। कह रहे हैं ब्लैक लाइन है। ये कौन सी लाइन दिख रही है आपको? मैं लाइन पूछ रहा हूँ, लाइन कौन सी है? ये जेड लाइन है। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है उसका नाम क्या होता है? सार्कोमियर। इतना क्लियर हो गया? मैंने कहा ये जो सिचुएशन दिखाई गई है आपको, ये रेस्टिंग सिचुएशन है। कौन सी है? मतलब क्या है? मसल रेस्ट करिए, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये दो जेड लाइन दोनों को पास पास आती है। तो ये कहां जाएगा बताओ? ये इस डायरेक्शन में जाएगी जेड लाइन। अरे सब लोग समझ रहे हो? एसी चल रही है, बंद छोड़ो, पहले ये देखो। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? देखो ये जो जेड लाइन है वो इधर आ रही है, ये वाली जेड लाइन आएगी। अरे बोलो, तो मैंने कहा क्या? अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जेड लाइन क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं। अरे आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे ना? अब देखो, अब आई बैंड क्या होगा? पहले देखो आई बैंड कितना था? पहले कितना आई बैंड था? पहले आई बैंड का आधा इतना था, आधा इतना था। अगर ये जेड लाइन इधर फिसल रही है तो बताओ ये होगा क्या? ये जो आई बैंड था अभी इतना, अगर ये जेड लाइन यहां पर आ जाएगी, अब कितना बचेगा? होगा नहीं होगा? अरे भाई जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था तब आधा आई बैंड कितना था? यहां से लेकर के यहां तक था आधा आई बैंड, और आधा कहां था? इस साइड में था, ये था ना। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जेड लाइन पास पास आएंगी, तो ये जो जेड लाइन पहले यहां पे थी अब कहां आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। और जब यहां पर आएगी तो अब कितना बचेगा? केवल इतना ही तो बचेगा। क्लियर हो गया?
तो बताओ मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आई बैंड क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाता है। क्लियर है? पहले बताओ ए बैंड कितना था, यहां से लेकर के यहां तक कौन सा बैंड दिख रहा था आपको, ए बैंड। जब दोनों ये पास पास आएंगे तब भी ए बैंड कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, ए बैंड पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? अगली बात बताइए आप, मैंने आपसे ये कहा था कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, रेस्टिंग स्टेज होता है, तो ये जोन कौन सा जोन है, ओवरलैपिंग जोन। बताइए ये कौन सा जोन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जब जेड लाइन पास पास आएंगे तो ये थिन फिलामेंट और भी तो अंदर आएगा। तो पहले यहां पे था, यहां पे था, अब कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है, इतना शिफ्ट हो गया है। अब बताओ क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग जोन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अरे भाई पहले कितना था ओवरलैपिंग जोन, यहां से लेकर के यहां तक था ओवरलैपिंग जोन, था या नहीं था, समझ रहे हो ना। अब इस जेड लाइन को मैं उठाकर यहां पे रख दूंगा तो बताओ होगा क्या, जब यहां पर आ जाएगा तो ये इतना एक्टिन और तो अंदर जाएगा। अब कहां पहुंच चुका है, ये एक्टिन यहां आ चुका है, बताओ ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग जोन क्यों हो जा रही है, बढ़ जा रही है। नॉन ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाएगी, अरे भाई पहले इतना था अब कितना हो जाएगा, वो इतना यानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी को तकलीफ, इसे और आगे पढ़ेंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब, ठीक है। इस इतना आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सी प्रोटीन, मेरे पास दो प्रोटीन है, एक का नाम क्या है एक्टिन, दूसरे का नाम क्या है मायोसिन प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन होती हैं ये पॉलीमेरिक प्रोटीन होती हैं, कोई ये मोनोमेरिक प्रोटीन नहीं, बल्कि कैसी है ये पॉलीमेरिक प्रोटीन। तो पहले पढ़ लेते हैं हम, क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जिसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रोटीन कौन सी मेरे पास है, एक्टिन प्रोटीन। कौन सी है, और आपको पता है एक्टिन प्रोटीन से बनने वाला जो फिलामेंट है उसका नाम क्या होता है, थिन फिलामेंट। होता है नहीं होता, होता है ना। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, ईच एक्टिन बोले तो थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन। किससे बना होता है, एक एक्टिन का जो फिलामेंट होता है या जो एक थिन फिलामेंट होता है वो 2F एक्टिन का बना हुआ होता है। और ये F मतलब क्या है, फिलामेंटस एक्टिन। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, कह रहे हैं अरेंज होते, कैसे होते हैं ये, हेलिकली अरेंज होते हैं, हेलिकली बॉन्ड टू द ईच अदर। मैंने कहा सबसे बड़ी प्रोटीन का नाम बोलो, एक्टिन। एक्टिन को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2F एक्टिन चाहिए। और दोनों F एक्टिन आपस में कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं हेलिकली। कैसे, हेलिकली। हेलिकली मतलब क्या है, हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होंगे। बात है क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा एक F एक्टिन किसका बना होता है, ईच F एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ द मोनोमेरिक जी बोले तो ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो यहां पे देखो, अगर मैं आपसे कहूं बताओ सबसे बड़ी एक्टिन कौन सी है, सबसे बड़ी फिलामेंट एक्टिन। एक्टिन को अगर बनाना है तो किसको जोड़ना पड़ेगा, F एक्टिन को जोड़ना पड़ेगा। कितने, 2F एक्टिन। और अगर आपको एक F एक्टिन बनाना है तो आपको बहुत सारे G यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन को जोड़ना पड़ जाएगा। क्लियर है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिगर पे आते हैं। मुझे पता है तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है। ये जो कुछ बना हुआ है यहां पे, अभी मैं केवल इतना आपको बता रहा हूं, इसमें से कौन सा F एक्टिन है, इसमें से कौन सा G एक्टिन है। तो सबसे छोटे पे आते हैं, सबसे छोटे पे आते हैं तो आपको ये गोला दिख रहा होगा, अरे दिख रहा है, हाँ दिखना भी चाहिए, नहीं कुछ और हो जाएगा। ये गोला, हर एक गोले को हम क्या नाम देते हैं, हाँ हर एक गोले का नाम होता है G एक्टिन। जी बोले तो ग्लोब्यूलर। क्लियर हो गया। जब मैंने बहुत सारे G एक्टिन को जोड़ दिया तो G एक्टिन को जोड़ने के बाद में देखो फिलामेंट बन रहा होगा ना। अरे भाई ये एक G एक्टिन जोड़ने के बाद एक फिलामेंट ये बन गया, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये हो गया यहां पर फिलामेंट नंबर 1 बन गया ना। फिर मैंने दूसरे G एक्टिन को जोड़ा, ये गोला, तो ये भी क्या बन गया, एक फिलामेंट बन गया।
अरे बना नहीं बना। ये हो गया मेरे पास दूसरा फिलामेंट, गोले वाला फिलामेंट, बोलो। और इस फिलामेंट को मैंने क्या नाम दिया? एफ एक्टिन। बताओ कितने एफ एक्टिन है यहां पर? अरे एक ये हो गया। इसका फिलामेंट कहां कहां गया मैं दिखा रहा हूं, चलो देखते हैं। यहां पे देखो, ये यहां ये वाला दिख रहा है आपको, आया? और ये वाला देखो, ये वाला देखो, दिखा आपको? बताओ कितने एफ एक्टिन है? 2 एफ एक्टिन। और एक एफ एक्टिन को बनाने के लिए, एक एफ एक्टिन को बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन हमें चाहिए थी? जी एक्टिन। नाम क्या होता है इसका? ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो सबसे छोटी कौन सी एक्टिन? ग्लोब्यूलर। जब मैंने बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन को जोड़ा तो क्या बन गया? एफ एक्टिन। और मुझे एक्टिन बनाने के लिए कितने एफ एक्टिन की जरूरत पड़ती है? क्लियर हो गया? तो फिर आते हैं, फिर से बैक साइड आते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ईच एक्टिन फिलामेंट यानी थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ द 2 एफ एक्टिन। तो पहले आप इतना अंडरलाइन करें, ईच एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन। अब बताओ ये जो दोनों एफ एक्टिन है इनका अरेंजमेंट कैसा है? अरे देखो ना कैसे अरेंज है, ये हेलिकली अरेंजमेंट है। तो आप इसे अंडरलाइन करें, कैसा अरेंजमेंट इनके अंदर? हेलिकल अरेंजमेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एफ एक्टिन मोनोमर नहीं बल्कि क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? जी एक्टिन का। तो एक एफ एक्टिन जो होता है अगर ऐसे आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? जी एक्टिन को आपस में जोड़ना पड़ जाएगा। तो एफ एक्टिन बनता है किससे? जी एक्टिन से। किसी को तकलीफ यहां तक नहीं? आगे पढ़ते हैं। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। कौन सी प्रोटीन? ट्रोपोमायोसिन। आल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। यहां पे देखो ये फिगर है, यहां बताओ ये वाला प्रोटीन, ये प्रोटीन कौन सा हो गया? एफ एक्टिन। अरे बोलो। और इस एफ एक्टिन के आसपास अगर आप देखोगे तो आपको 2 प्रोटीन और दिख रही होगी। ये वाला देखो, दिख रही क्या आपको? दिखी आपको? ये वाला और ये वाली दिख गई ना? इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम होता है? ट्रोपोमायोसिन। क्लियर हो गया? अब बताओ, मैंने कहा जितनी बड़ी एफ एक्टिन होगी उतना ही बड़ा क्या होगा? ये तो एनसीईआरटी कह रही है कि एफ एक्टिन का जितना बड़ा लेंथ होगा उतने ही बड़ा क्या होगा आपके पास? ट्रोपोमायोसिन भी होगा। कितना है ट्रोपोमायोसिन? 1 या 2? अरे दिख, ये 1 और 2 कितने? 2। क्लियर है? लेंथ दोनों की बराबर। जहां जहां एफ एक्टिन होगा उतनी लेंथ किसकी होगी? ट्रोपोमायोसिन की। हो गई ना 2 प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन की बात करते हैं, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। नाम होता क्या इसका? ट्रोपोनिन। क्या नाम होता है? ट्रोपोनिन। इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि बताइए ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है ये एफ एक्टिन पर है या ये ट्रोपोमायोसिन पर है? तो फिगर देखो आप, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है 1 2 3 दिखा आपको? ये जो यहां पर बने हुए 3 गोले, इसका कहते हैं क्या? इसे हम ट्रोपोनिन। क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन कहते हैं। है क्या ये भी क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और यहां पे देखो ये जो होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पर है। रेगुलर इंटरवल मतलब डिस्टेंस क्या दोनों की बराबर। देखो एक यहां पर है तो एक यहां पर है, और एक यहां पर है तो एक यहां पर है। ठीक है? रेगुलर इंटरवल पर। क्लियर हो गया? इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब यहां पर ये है, बताओ ये किस प्रोटीन पर है? एफ एक्टिन पर है या ट्रोपोमायोसिन पर है? ये कहां पर है? ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलिए फिर से बताइए आप। नेक्स्ट, मैं अगर आपसे कहूं बताइए आपको एक्टिन बनाना है, कौन सी प्रोटीन बनानी है? एक्टिन। तो एक्टिन बनाने के लिए आप किसको जोड़ोगे? एफ एक्टिन को जोड़ोगे। एफ मतलब फिलामेंटस। कितने? 2। क्लियर? और एक एफ एक्टिन बनाने के लिए आप किसको जोड़ोगे? जी एक्टिन को जोड़ोगे। बहुत सारे जी एक्टिन को आप जोड़ क्या बनाओगे? एफ एक्टिन। और 2 एफ एक्टिन मिलकर क्या बनाएगा? एक एक्टिन बनाएगा जो थिन फिलामेंट कहलाता है। क्लियर?
एफ एक्टिन जो होता है इसी के पैरेलली लेंथ के बराबर एक दूसरी प्रोटीन चलती है, इसका नाम क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम होता है? ट्रोपोमायोसिन। और अगर आप देखोगे तो उसका भी नंबर कितना है? 2। क्लियर? और इस जो जो ट्रोपोमायोसिन होता है, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या होता है? ट्रोपोनिन। क्या नाम होता है? ट्रोपोनिन। और इस ट्रोपोनिन के पास क्या होते हैं? 3 सब यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 सब यूनिट्स होती हैं। किसी कोई दिक्कत यहां पर नहीं? आगे पढ़ते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेज अ सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये पूरा का पूरा जो है आपको समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं आया। मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, ये आपके पास क्या है? एक गोला, इसका नाम बोलो जी एक्टिन। क्या नाम है? अब इस जो जी एक्टिन होता है, इस जी एक्टिन के ऊपर यहां पे एक साइट होती है। क्या होती है? साइट होती है, जगह होती है। ये जगह किसकी है? बताओ पहले। ये है क्या? ये है जी एक्टिन। क्या है ये? और जो जी एक्टिन है ये आगे चल के जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? एफ एक्टिन बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? और एफ एक्टिन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ये एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट बनाएगा। बनाएगा ना? अरे बोलो। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन जो होता है वो मायोसिन से जुड़ता है, या ऐसे मैं बोलूं मायोसिन जो होता है वो एक्टिन से जुड़ता है। लेकिन जुड़ने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए। तो मैंने यहां पे ये जो जगह बनाई है, ये जो जगह है ये किसके जुड़ने की जगह है? ये किसके जुड़ने की जगह है? ये मायोसिन जो प्रोटीन है उसके जुड़ने की ये जगह है। क्लियर हो गया? मायोसिन के जो जुड़ने की जगह है वो किसके ऊपर है? एक्टिन के ऊपर है या मायोसिन के ऊपर है? एक्टिन के ऊपर है। क्लियर? यहां पे देखो क्या लिखा है? इन द रेस्टिंग स्टेज सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट, किसकी सब यूनिट? ट्रोपोनिन की। क्यों बताया गया सब यूनिट? देखो, ट्रोपोनिन में कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 3। इनमें से कोई एक होगा। तो सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन की जो साइट होती है, इसके ऊपर, इस साइट के ऊपर यहां पर एक मास्क लगा होता है। क्या लगा होता है? मास्क मतलब मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये ढके हुए होते हैं। जब रेस्टिंग स्टेज होती है, क्या होती है? रेस्टिंग स्टेज होती है। तो रेस्टिंग स्टेज में मायोसिन एक्टिन से जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में मायोसिन के जो जुड़ने की जगह होती है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, उसके ऊपर एक मास्क लगा हुआ होता है। जैसे आप लोग मास्क लगाते हो, होता है ना? जब तक मास्क आप लगाए हो तब तक आपका कोई चेहरा देख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मास्क आपने हटाया चेहरा आपका दिख लिया। वैसे यहां पर क्या है? जब तक मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, मतलब मसल किस स्टेज में है? रेस्टिंग स्टेज में है। तो रेस्टिंग स्टेज के अंदर जब मसल्स होती है उस वक्त मायोसिन के जो बाइंडिंग साइट एक्टिन फिलामेंट के ऊपर होता है वो ढका हुआ होता है। ये ढकता कौन है? ये ढकने के काम कौन करता है? ट्रोपोनिन प्रोटीन का कोई एक सब यूनिट। कोई मुझे बताए इसकी 3 सब यूनिट कौन कौन सी होती है? पहला टीपीसी, अगला टीपीआई, अगला टीपीटी। फुल फॉर्म बताओ। हाँ हाँ, टीपीटी ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट। फिलहाल इतना आप लिखिए। जहां पर लिखा है ट्रोपोनिन उसके सामने आप लिखिए टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी। मैंने कहा जब रेस्टिंग स्टेज होगा, कुछ नहीं कहा, अभी फिलहाल बताते हैं। ये क्या है भाई? ये क्या है?
जी एक्टिन है। ये क्या है? क्या है? ठीक है, यहां पर क्या बनाया मैंने? ये वो जगह है जहां से कौन जुड़ेगा? कौन जुड़ेगा? मायोसिन। तो मैंने कहा ये जो जगह दिख रही है आपको, ये है क्या? ये है एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ना। क्या है ये? ये है एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। मायोसिन आकर के यहीं पर जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा? जब इसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी। जब मसल रेस्ट कंडीशन में होता है तब उस वक्त होता क्या है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये जो साइड बनी हुई है इसके ऊपर क्या लगा होता है? मास्क लगा होता है। क्या लगा होता है? मास्क लगा होता है। ये मास्क लग गया, लग गया? बोलिए। जब तक ये मास्क हटेगा नहीं तब तक ये साइट ओपन नहीं होगी। अगर ये ओपन नहीं होगी तो यहां पर जो आपके पास क्या होगा, अभी मैं बनाऊंगा, यहां पर जो आपके पास क्या होगा, मायोसिन का ये हेड होता है। क्या होता है? ये हेड ऑफ मायोसिन। ये मायोसिन का हेड आकर यहां पर जुड़ नहीं पाएगा। तो रेस्टिंग स्टेज जब होती है तब एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट होती है वो ढकी हुई होती है, मास्क होती है। किसके द्वारा? ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट के द्वारा होती है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना होगा तो एटीपी खर्चा करना होगा, और एटीपी जैसे खर्चा होगा ये मास्क क्या हो जाएगा? हटेगा। और जैसे ही मास्क हट जाएगा ये हेड जो होगा जाकर के इस साइड में जुड़ जाएगा। बात है क्लियर? और जुड़ जाएगा और फिर क्या होगा? मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये आप अंडरलाइन करें पहले। इन द रेस्टिंग स्टेज troponin sub unit of the troponin mask the active binding site for the myosin on the actin filament। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या? एक्टिन कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे प्रोटीन के ऊपर, इसका नाम क्या होता है? मायोसिन। क्या नाम होता है? मायोसिन। ईच मायोसिन, और मायोसिन का बना हुआ फिलामेंट क्या कहलाता है? थिक फिलामेंट कहलाता है। ईच मायोसिन इज आल्सो अ पॉलीमेरिक प्रोटीन। मतलब ये भी कैसी प्रोटीन होती है? पॉलीमेराइज्ड होती है। अगर ये पॉलीमेरिक प्रोटीन है, इसे बनाने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए? आपको मोनोमर चाहिए। बताइए मायोसिन का मोनोमर क्या होता है? मीरोमायोसिन। क्या नाम होता है? मीरोमायोसिन। तो मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड द मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। बहुत सारे मीरोमायोसिन जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट बनाते हैं। अगर मैं यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मायोसिन और मीरोमायोसिन में कौन है जो मोनोमर है? कौन है? मीरोमायोसिन। और बहुत सारे मीरोमायोसिन आपस में जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मायोसिन बन जाएगा, जो कैसी प्रोटीन हो जाएगी? अरे बोलिए, पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन होगी, जो फिलामेंट कैसा कहलाएगा? थिक फिलामेंट कहलाएगा। इतनी बात क्लियर? यहां पर आते हैं। यहां पे जो फिगर बना हुआ है वो किसका फिगर है? यहां पर एक देखो, यहां पे जो फिगर बना हुआ बी फिगर, ये बी फिगर है। ये है किसका? मायोसिन मोनोमर, और इसका नाम क्या होता है? मीरोमायोसिन। क्या नाम होता है? मीरोमायोसिन नाम होता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इतना पार्ट क्या कहला रहा है? ये क्रॉस आर्म कहला रहा है, और ये जो पार्ट होता है कहलाता क्या है? टेल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेल। तो एक मीरोमायोसिन के अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है क्रॉस आर्म होता है, और एक का नाम क्या होता है? टेल होता है। तो हम एक मीरोमायोसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला कौन सा पार्ट होता है? लिखा अ ग्लोबुलर हेड विद द शॉर्ट आर्म। यहां पे देखो, ग्लोबुलर हेड एंड द शॉर्ट आर्म मिला करके ये एक पार्ट हो जाता है, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? टेल पार्ट। यहां पे देखो, ये हो गया आपका हेड वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये हेड पार्ट हो गया, और इसे कहते हैं क्या है हम? ये कहलाता क्या है? शॉर्ट आर्म। क्या कहलाता है ये? क्लियर? ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? शॉर्ट आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला क्या नाम देते हैं हम?
क्रॉस आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्रॉस आर्म कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं मीरोमायोसिन के अंदर पहला पार्ट क्या हो गया आपके पास? क्रॉस आर्म हो गया। और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? यहां से लेकर के यहां तक जो है इसका नाम क्या होता है? टेल। तो ये हो गया आपके पास दूसरा पार्ट। बताओ एक मीरोमायोसिन में कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन सा? पहला हो गया आपके पास कौन सा? क्रॉस आर्म। क्या हो गया? क्रॉस आर्म। और दूसरा कौन सा हो गया? टेल। क्रॉस आर्म किसके मिलने से बनता है? हेड एंड द शॉर्ट आर्म के मिलने से बनता है। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन। फॉर्मर मतलब कौन कौन सा? ग्लोब्यूलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म। इसे कहते हैं क्या है हम? क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म का अगला नाम क्या होता है? हेवी मीरोमायोसिन भी कहते हैं इसे, यानी HMM कहते हैं। एंड द लेटर मतलब टेल, द लाइट मीरोमायोसिन, इसे हम क्या कहते हैं? HMM भी कहते हैं। एक मीरोमायोसिन में कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन सा? अगर आप देखेंगे तो हेड और शॉर्ट आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला करके हम आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं उसे? हम क्रॉस आर्म कहते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया? क्रॉस आर्म हो गया। दूसरा पार्ट कौन हो जाएगा? टेल वाला। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। क्लियर है? कह रहे हैं जो शॉर्ट आर्म होता है उसे कहते हैं क्या है हम? हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं, HMM कहते हैं। और जो टेल वाला पार्ट उसका नाम क्या होता है? लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। किसी को तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ जाए फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट पे। HMM मतलब हेवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट, दैट इज द हेड एंड द शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउट वर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस एंड द एंगल फॉर्म ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमेरिक मायोसिन फिलामेंट एंड इज कॉल्ड द क्रॉस आर्म। इतना कुछ ना आप समझिए, इतना समझिए। जो आपका हेवी मीरोमायोसिन होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं इसे हम? क्रॉस आर्म कहते हैं। और क्रॉस आर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो हेड और शॉर्ट आर्म होता है ये प्रोजेक्टेड होता है किस साइड में? आउटवर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस एंड द एंगल फॉर्म ईच अदर द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज मीरोमायोसिन प्रोटीन। यहां पे देखो, यहां पे देखो। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, यहां पे देखो, यहां पर अभी आपको कितना दिख रहा है? एक क्रॉस आर्म दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है? एक मीरोमायोसिन, एक मीरोमायोसिन ये, एक मीरोमायोसिन ये, 2 दिख रही है। कैसा एलिमेंट दिख रहा है इसका? टेल वाला, हेलिकल ना? अगर यहां पर मैं एक दूसरा मीरोमायोसिन बनाऊंगा तो ऐसे तो कुछ बनाऊंगा। यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं, आप देखेंगे। यहां पर मैं जो बनाऊंगा कुछ ऐसे होगा। टेल, टेल हो जाएगा। अगला देखें, ये हो जाएगा दूसरे के टेल हो जाएगा। आप अगला देखें, यहां पर ये इसका शॉर्ट आर्म, ये इसका हेड वाला पार्ट, ये इसका शॉर्ट आर्म, इसका ये हेड वाला पार्ट। क्लियर हो गया? अरे बोलो। अगला देखते हैं। अगर मुझे थर्ड बनाना होगा तो मैं कहां बनाऊंगा? कुछ ऐसे बनाऊंगा मैं, और मैं यहां बनाऊंगा। ये टेल वाला पार्ट होगा, ये दूसरे का टेल वाला पार्ट हो जाएगा। और ये इसका शॉर्ट आर्म, बोलो, इसका क्या हो गया? ये हेड वाला पार्ट। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक थिक फिलामेंट के अंदर क्या दिखेगा कि जो हेड और जो शॉर्ट आर्म होता है वो एक रेगुलर इंटरवल पर बाहर की तरफ क्या होते हैं? ये प्रोजेक्टेड होते हैं और एक रेगुलर एंगल पर भी होते हैं। एक एंगल पर देखो, यहाँ पे एंगल बना हुआ, ये भी क्या है? एंगल। क्यों बना है? ताकि वो अटैचमेंट आए। जब मैं मसल का अटैचमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे लाइन क्या लिखी थी, मैं पढ़ रहा हूँ फिर से। यहाँ पे जो लाइन लिखी, क्या लिखी है देखो, हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में कौन कौन आता है? हेड आता है और कौन आता है? शॉर्ट आर्म। क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्टेड इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस। रेगुलर डिस्टेंस मतलब होता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? सेम टू सेम होगी। दूरी क्या होगी? बराबर। मेरी दूरी बराबर नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगी? हमेशा दूरी क्या होगी? बराबर होगी। बराबर होने के साथ में और क्या होगी? ये यहां पर देखो, एक पेन लो, एक पेन। कुछ एंगल दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है एंगल। यहां पे आगे बढ़ोगे तो इसका भी क्या आएगा? कुछ एंगल आएगा। यहां बढ़ोगे तो इसका भी क्या आएगा? एक कोई ना कोई एंगल आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो HMM होता है ये क्या होता है? प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड रेगुलर डिस्टेंस पर और रेगुलर एंगल पर। क्लियर हो गया? बोलिए।
कहां से लिखा है कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर से, और जो एम होता है इसका नाम क्या होता है, क्रॉस आर्म होता है। नेक्स्ट, द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम। क्या रखता है, जो हेड वाला पार्ट होता है इसके पास क्या होता है, एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड हैज द बाइंडिंग साइट फॉर द एटीपी एंड द एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन। मैंने कहा जो हेड वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, हेड वाला जो पार्ट होता है कहलाता क्या है, एक्टिव एटीपीएज एंजाइम। हेड जो होता है वो एंजाइम तरह काम करता है। किसका एंजाइम होता है, एटीपीएज एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो एटीपी को तोड़ने में हमारी मदद करने वाला है। इसके साथ में हेड में किसका किसका साइट होता है, दो साइट होती हैं, एक होता है बाइंडिंग साइट फॉर द एटीपी और दूसरा क्या होता है, एक्टिव साइट फॉर द एक्टिन। यहां पे देख लेते हैं फिगर में। ये जो पूरा हेड है, ये हेड वर्क करता है एज अ एक्टिव एटीपीएज एंजाइम। किस तरह काम करता है, एक्टिव एटीपीएज एंजाइम तरह काम करता है। जहां पर एटीपी जुड़ेगा उसका एटीपी को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त। यहां पे देखें, अगर आप देखोगे इस हेड वाले पोर्शन में आपको दो साइड, दो जगह दिख रही है। कौन कौन सी, पहली जो जगह बनी हुई है ये वाली पोर्शन देखोगे आप, यहां पर और यहां पर दो हेड है ना, अरे एक हेड ये वाला, एक वाला है, बताओ यहां पर सेट दिख रही है, एक साइट ये है, एक साइट ये है। ये जो दोनों साइट है कौन सी है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट। कौन जुड़ेगा यहां से, एक्टिन जुड़ेगा। जो दूसरी साइट दिख रही है आपको, ये कौन सी साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट। यहां से कौन जुड़ेगा करके, एटीपी जुड़ेगा। समझ में नहीं आया, आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं है, समझाएंगे। नहीं रुको, मीरोमायोसिन, अरे बताओ, मीरोमायोसिन यहां से लेकर के यहां तक क्या है, क्या है ये, टेल है। या टेल का दूसरा नाम बताओ, एल एम एम, नाम बोलो, लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, ये क्या है, क्या है ये क्या है, खोपड़ी, हेड। इसको मिला क्या मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया, क्रॉस आर्म नाम दिया, या एच एम एम। क्लियर। अब यहां पे देखो, मैंने कहा जो हेड वाला पोर्शन होता है, पूरा जो पोर्शन हेड वाला पोर्शन है, पूरा ये हेड वाला पोर्शन किस तरह काम करता है, एज अ एक्टिव एटीपीएज एंजाइम तरह, यानी कि एंजाइम तरह वर्क करता है। क्लियर हो गया। अब इस पे दो जगह है, दो साइट कौन कौन सी है, पहली एक साइट ये हो गई और अगली साइड क्या है आपके पास, ये वाली है। यहां पे कौन आके जुड़ता है, एटीपी जुड़ता है। तो मैं कह दूंगा ये एटीपी के जुड़ने की जगह है। क्लियर है, साइड फॉर द एटीपी बाइंडिंग। यहां से कौन जुड़ता है, यहां पे कौन जुड़ता है, एक्टिन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, एक्टिन जुड़ेगा। तो मैं कह सकूंगा क्या है ये है आपके पास क्या, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन। अब अगला देखो तुम, यहां पर मुझे बताओ, अभी जस्ट आप पढ़ के आए थे कि यहां पर मेरे पास एक गोला होगा, होगा गोला, होगा गोला, नाम बोलो, जी एक्टिन। और जी एक्टिन के ऊपर यहां पर एक साइट होती है ना। बताओ जी एक्टिन के ऊपर जो साइट थी वो कौन सी साइट थी, ये थी, किसकी साइट बताओ, ये थी बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। अरे क्लियर हो गया। तो मायोसिन के जुड़ने की जगह कहां होती है, एक्टिन के ऊपर होती है, और एक्टिन के जुड़ने की जगह कहां होती है, मायोसिन के ऊपर होती है। क्लियर हो रहा है। ये रेस्टिंग स्टेज है। मैंने कहा जब रेस्टिंग स्टेज होता है तो ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट क्या करता है, इसको ऐसे ढक करके रखता है। अभी दोनों में अटैचमेंट नहीं हो रहा है। ढक करने मतलब होता है मास्क करके रखना। क्लियर हो गया। अरे बोलो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो कैल्शियम आयन आके बाइंड होता है ट्रोपोनिन से, और जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से आके बाइंड होगा, ये मास्क क्या होता है, स्लिप कर जाता है। और मास्क जैसे हटेगा, बताओ ये ओपन हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा,
हो जाएगा। और जैसे ये ओपन हो जाएगा, जो हेड वाला पोर्शन होता है जाकर के एक्टिन से जुड़ जाता है। ये ऐसे मान लीजिए आप कि ये हो गया आपके ऊपर, ये एक्टिन फिलामेंट है। ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये जो जगह है मायोसिन के जुड़ने की जगह है, ये है मायोसिन का हेड वाला पार्ट। और यहाँ पे जो साइट है, किसका साइट है? मायोसिन पर एक्टिन की साइट है। होगा क्या, अगर यहाँ पर मैं पेपर लगा लूंगा तो अभी क्या है, वो जगह मास्क है ना, जैसे मैं पेपर हटाऊंगा ये जगह क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। जैसे खुलेगी ये क्या हो जाएगा, आपस में जाकर के जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। अरे बोलो, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्या बनेगा? और क्रॉस ब्रिज जब बनेगा, अब जैसे ही जैसे ये फिंगर ऐसे रोटेट करेगा, ये जो फिलामेंट होगा ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और आगे जो टॉपिक है उसका नाम क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर? चलो फिर इतना अगर क्लियर हो गया है आपको, तो फिर से आप एक बार बस फटाफट आप रिवाइज कर लीजिए, बस मैं छोड़ दूंगा आपको। मुझे पता है आप एकदम ऊब चुके हो, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको सारी चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। स्केलेटल मसल, बोल नहीं रखा है, कोई बात नहीं, हमेशा होता है। स्केलेटल मसल, अगर आपको मसल बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ जाएगा? मसल को बनाने के लिए मसल बंडल जोड़ना पड़ जाएगा। मसल बंडल कहते क्या हैं हम? फैसिकल्स कहते हैं। क्लियर? दो मसल बंडल को आपस में चिपकाए रखने के लिए गोंद लगानी पड़ जाएगी, नाम फैसिया। मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? मसल फाइबर मिलेंगे। मसल फाइबर का दूसरा नाम बोलो, मसल सेल। सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, नाम बोलो, सार्कोलेमा। उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, कंडीशन कौन बन जाएगी? सिनसाइट्रियम कंडीशन। क्लियर है? फिर इस सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे पतले पतले क्या होते हैं? फिलामेंट पड़े होते हैं। इस फिलामेंट का नाम बोलो, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के ऊपर दो प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है, एक प्रोटीन का नाम एक्टिन, दूसरे का नाम मायोसिन। क्लियर है? इन दो प्रोटीन के अरेंजमेंट की वजह से मायोफाइब्रिल जो होता है, कहीं पर आपको लाइट दिखता है तो कहीं पर आपको डार्क दिखता है। जो बैंड आपको लाइट, जिसका उसका नाम होता है लाइट बैंड, या उसी के नाम आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। कौन सी प्रोटीन? क्लियर? जो बैंड आपको डार्क दिखता है उसका नाम एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ए बैंड कौन सी प्रोटीन? मायोसिन। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो फिलामेंट के फॉर्म में होता है, और उसका जो फिलामेंट होता है वो पतला होता है। मैंने कहा थिन फिलामेंट हो गया। किससे कंपेयर कर लिया आपने? मायोसिन से बने हुए प्रोटीन के फिलामेंट से कंपेयर किया तो पता चला कि जो एक्टिन का फिलामेंट था वो थिन था, मायोसिन का फिलामेंट कैसा होता है? थिक होता है। किसी कोई तकलीफ यहाँ तक? फिर मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप रेस्टिंग स्टेज में अंदर हो तो रेस्टिंग स्टेज के अंदर अगर आप देखोगे तो आई बैंड के अंदर आपको एक लाइन दिखेगी, बोलो, बीचों बीच होगी। इसका मतलब आधा आई बैंड एक साइड, आधा आई बैंड दूसरे साइड। क्लियर है ना? अरे बोलोगे आप? जो डार्क बैंड होगा उसे हम ए बैंड कहते हैं नहीं कहते? और डार्क बैंड के अंदर जो ए बैंड है, ए बैंड के अंदर एक लाइन दिखेगी, उसका नाम एम लाइन। क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई ना? मैंने कहा दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो रीजन, उसका नाम होता है सार्कोमियर। सार्कोमियर कहते क्या है हम? फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। किसके मिलने से बनेगा ये सार्कोमियर? आधा आई बैंड एक साइड का, आधा बैंड एक साइड का, और एक बैंड एक साइड का, ए बैंड। या मैं ऐसे बोल दूं, एक आई बैंड और एक ए बैंड, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप ये बोल दिए आधा आई बैंड एक साइड का, आधा आई बैंड एक साइड का, और बीच में क्या होगा? ए बैंड, ताकि आपको सीक्वेंस क्या रहे, याद रहे। मायोफाइब्रिल के ऊपर ये जो आई बैंड और ए बैंड है, इनका अरेंजमेंट कैसा है? अल्टरनेट। कैसा है? अल्टरनेट है। पहले आई बैंड, या कोई भी मान लीजिए आप, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, अल्टरनेट हो गया। ये बोले, बताइए मायोफाइब्रिल के ऊपर एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट कैसे है? पैरेलल। कैसे है? पैरेलल। क्लियर हो गया इतनी बातें? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने कहा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा दो सक्सेसिव जेड लाइन आपस में एक दूसरे के पास पास आएंगी। जब जेड लाइन पास आएंगे तो आई बैंड क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ए बैंड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ए बैंड पे कभी भी कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। क्लियर?
अगली बात, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दो जोन बन जाएंगे, एक ओवरलैपिंग जोन, एक नॉन ओवरलैपिंग जोन। रेस्टिंग स्टेज के अंदर अगर आप देखोगे तो थिन फिलामेंट का एज वाला जो पार्ट होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर पार्शली ओवरलैप करता है, इसे कहते क्या है हम, ओवरलैपिंग जोन कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा कि थिक फिलामेंट यानी ए बैंड का वो जोन जो ओवरलैप नहीं करता, उसे कहते क्या है हम, नॉन ओवरलैपिंग जोन, और उसी का नाम क्या होता है, एच जोन होता है। क्लियर। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नॉन ओवरलैपिंग जोन कम हो जाएगा। किसी को तकलीफ? प्रोटीन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नाम एक्टिन। एक्टिन को बनाने के लिए कौन सा चाहिए आपको, एफ एक्टिन। कितने एफ एक्टिन, 2 एफ एक्टिन। क्लियर। और फिर एफ एक्टिन को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन चाहिए बहुत सारे। क्लियर हो गया, अरे बोलोगे यार। फिर मैंने आपसे कहा कि जितना बड़ा एफ एक्टिन की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ एक और प्रोटीन, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रोपोमायोसिन। क्लियर हो गया। और इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगी जिसका नाम हो जाएगा ट्रोपोनिन नाम होगा। और उसके पास क्या होते हैं, सब यूनिट होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी होती है। क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत? मैंने आपसे ये कहा कि जब रेस्टिंग स्टेज होती है तब एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन की साइट होती है, वो क्या होती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन से मास्क होती है। इतना क्लियर हो गया? अरे बोलो। अब आते कहां पर हम, मायोसिन। मैंने कहा मायोसिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, पॉलीमराइज प्रोटीन है। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मोनोमेरिक प्रोटीन चाहिए। कौन सा प्रोटीन चाहिए, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड एंड द शॉर्ट आर्म होता है। इन दोनों को मिला कहते हैं क्या है हम, क्रॉस आर्म कहते हैं। पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, टेल। क्लियर। जो मैंने आपको बताया क्रॉस आर्म बताया मैंने, वो होता है आपका हेवी मीरोमायोसिन, HMM। जो टेल होता है उसका नाम होता है लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर है। जब बहुत सारे आप मीरोमायोसिन को जोड़ोगे तभी तो क्या बनेगा, थिक फिलामेंट बनेगा। अब थिक फिलामेंट जब आप बनाओगे तो होगा क्या कि जो हेड वाला पार्ट होता है यानी जो क्रॉस आर्म होता है वो रेगुलर इंटरवल पर और रेगुलर एंगल पर बाहर की साइड में प्रोजेक्टेड होता है। क्लियर। बोले, हेड वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं, वो काम करता है एज अ एक्टिव एटीपीएस एंजाइम की तरह। क्लियर हो गया। इसके ऊपर 2 साइट होती हैं, एक एटीपी को जोड़ने की साइट होती है, इसका नाम होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, और एक साइट जो होती है वो एक्टिन को जोड़ने की होती है, इसे कहते हैं क्या है हम, एक्टिव साइट फॉर द एक्टिन। क्लियर हो गया। तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर किसकी साइट होती है, मायोसिन की होती है, और मायोसिन के ऊपर किसकी होती है, एक्टिन की होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो पूरा आज का क्लास क्या हो गया, खत्म, रिवीजन के साथ में। क्लियर है। बस क्या करना है आपको, एक बार रूम पे जाना है, एक बार दोबारा से पढ़ लेना है, जो समझ में ना है अभी आकर मुझसे पूछ लेना है। क्लियर है। लेकिन अगर ये समझ में आए तभी कल क्या आपको समझ में आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पूरे चैप्टर में केवल आपको वही समझना, इसके अलावा कुछ समझना नहीं था। क्लियर हो जाएगा। कल फ्राइडे, कल मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा दूंगा। ठीक है। फिर सैटरडे संडे स्केलेटल मसल, होते होते आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा, ये खत्म पर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको अभी तक कितने लेक्चर पढ़ाए, इसमें 2 है ना, अरे दूसरा लेक्चर तो है, दूसरे लेक्चर में 2 लेक्चर मैंने पढ़ाया है। अगर इसमें किसी को कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आकर मुझसे आज अभी जस्ट पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो कल का टॉपिक होगा वो थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब को आपको आगे का समझ में आने वाला नहीं। और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बिना शर्माए आकर मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। ये हो गया आपका काम। बस आज के लिए इतना ही। अब आते हैं डायरेक्ट कहां पर, हम होमवर्क पर। ठीक है। चलिए पहले आप होमवर्क नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।